हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय सिर्फ जय क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा था, आई होप आपने रिवाइज किया होगा, पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस का हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। एथेरोस्क्लेरोसिस कहते किसको हैं? व्हाट इज़ द एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस उसे कहते हैं जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का इस लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज जो धमनियाँ होती हैं, उनकी जो आंतरिक लेयर होती है, आंतरिक लेयर में कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। इकट्ठी हो जाती हैं तो वो जो आर्टरीज की धमनियों की आंतरिक लेयर है वो सख्त और मोटी हो जाती है, जिससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा उसमें रुकावट आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो और जब धमनियाँ साफ़ होंगी, अंदर से पूरा क्लियर होती हैं ब्लड धमनियाँ जो आर्टरीज होती हैं, तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, कोई रुकावट नहीं आती है। लेकिन जब आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज में आंतरिक सतह पर, लेयर पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो धीमा या रुक जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लाक क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्लाक से आप क्या समझते हैं? तो प्लाक वो होता है जिसमें, प्लाक किससे बना होता है? तो प्लाक कैल्शियम है, कोलेस्ट्रॉल है और फाइबर वाली चीज़ों से बना होता है। ये रहता कहाँ है? तो ये धमनियों में, जो आर्टरीज के आंतरिक सतह पर, लेयर पर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फाइबर जमा हो जाते हैं, मिनरल्स काफ़ी मात्रा में जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक साथ चिपक जाते हैं। जब एक साथ मिल जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? आर्टरीज की आंतरिक लेयर पर। दिस इज कॉल्ड प्लाक कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है तो आप एक बार याद रखिए। उसमें क्या होता है? जब प्लाक इकट्ठा हो जाता है, सख्त और कठोर हो जाता है, तो जो हमारी आर्टरीज की आंतरिक लेयर होती है वो सख्त कठोर हो जाती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा? रुक जाएगा, तो हार्ट अटैक आ जाता है। उस स्थिति में क्या आता है? हार्ट अटैक। जब हमारे जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर जो प्लाक होता है, प्लाक में हमने बताया क्या क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हो गए, कैल्शियम हो गए, आयरन हो गया, जो फाइबर वाली चीज़ें जो ब्लड में अधिक मात्रा में हो जाती हैं तो वो आर्टरीज में जाके इकट्ठा हो जाती हैं। जब इकट्ठा हो जाएंगे एक साथ चीज़ें, दिस इज़ कॉल्ड प्लाक। जो वो प्लाक होता है, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाएगी, हमारी बॉडी में जो अन्य तत्व होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ की जो लेयर होती है आर्टरीज, क्योंकि हमारी आर्टरीज से ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो आर्टरीज की आंतरिक जो सतह है, लेयर है, उसमें जाके वो चीज़ें चिपक जाती हैं। जब उसमें जाके चीज़ें चिपक जाएंगी तो जो आर्टरीज की आंतरिक लेयर है वो मोटी और सख्त हो जाएगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होने में रुकावट, बाधा आती है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। हार्ट, ये एक एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? तो एक हार्ट डिजीज़ है। जो हार्ट अटैक कब आता है? जब आपकी धमनियाँ, आर्टरीज काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्लाक है। प्लाक क्या होता है? प्लाक में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा मात्रा में होने से क्या होती है? सख्त और कठोर हो जाती हैं। सख्त और कठोर होने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। तब क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। उस स्थिति में हार्ट अटैक आ जाता है। आई होप आपने चीज़ें रिवाइज की होंगी। ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे आपने सॉल्व किए होंगे। पूछा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कौन सी डिजीज़ होती है, किससे संबंधित है? तो हार्ट से संबंधित है। प्लाक क्या होता है? आई होप आप समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल, न्यूट्रिशन एंड थेरेपेटिक डाइट काउंसलिंग। जीवन चक्र, पोषण और चिकित्सीय आहार परामर्श क्या होता है। सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होंगी। जब आपको एक एक चीज़ें का मतलब पता होगा तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। लाइफ साइकिल क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, थेरेपेटिक डाइट क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल में हम लोग क्या करते हैं कि लाइफ साइकिल जो होती है वो जीवन से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल।
पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी में कि लाइफ साइकिल से आप क्या समझते हैं। तो एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि लाइफ साइकिल उसे कहते हैं जो जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बाद न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑलरेडी न्यूट्रिशन की हमारी क्लास हो चुकी है। एक बार क्विक रिवीजन न्यूट्रिशन का कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो माइक्रो होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें माइक्रो है। जो माइक्रो होती हैं वो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं। तो जो विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे इनकी बॉडी में ज़रूरत होती है। मैक्रो और माइक्रो दोनों की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में माइक्रो जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी कमी रह जाती है तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है यानी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें हैं उनमें क्या होगा, वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उनमें रुकावट आ जाती है। तो सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। हर एक एज में, बाल्यावस्था से लेके मृत्यु तक की अवस्थाओं में हर एज में अलग अलग नीड होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट की। वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। मिनरल्स भी हमारे कई तरीके के होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कैल्शियम से पूछा जाता है क्वेश्चन है आयोडीन। आयोडीन के ऑलरेडी एक दो क्लास हो चुकी हैं, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक बार आप वो क्लास को देख लीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूछा जाता है जो कैल्शियम हमारा होता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा बॉडी में किस भाग में होता है। तो कैल्शियम हमारा सबसे ज़्यादा बॉडी के हड्डियों में, बोन्स में और दांतों में पाया जाता है। न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो आप डिजीज़ हो सकती हैं, अल्पोषण हो सकता है, कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो न्यूट्रिशन एक हेल्दी न्यूट्रिशन यानी एक संतुलित आहार होना ज़रूरी होता है। थेरेपेटिक डाइट क्या होता है। थेरेपेटिक डाइट से आप क्या समझते हैं। जो थेरेपेटिक डाइट है, ऐसी डाइट, थेरेपेटिक डाइट ऐसी डाइट जिससे रोगों को ठीक किया जा सके। रोगों को जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ऐसे जो डिजीज़ होती हैं उन पे कुछ पोषक तत्वों की कमी करके, कुछ ज़्यादा करके, चीज़ों को बैलेंस करके, दिस इज कॉल्ड थेरेपेटिक डाइट, यानी वो रोग ठीक किए जाते हैं। जो थेरेपेटिक डाइट होती है, थेरेपेटिक डाइट, मान लीजिए कोई डिजीज़ आपको हो गई है, आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, या कोई भी कुछ भी एनीमिया हो गया है, कोई भी डिजीज़ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस पर जो थेरेपेटिक डाइट होती है उस पर, जैसे आपको डायबिटीज़ हो गई तो उस पर कार्बोज कम किया जाएगा, कार्बोज की मात्रा कम करके चीज़ें डाइट प्लान किया जाता है ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि शुगर में क्या होता है, डायबिटीज़ में क्या होता है कि ब्लड में जो होता है, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ क्यों होती है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, डायबिटीज़ की क्लास हो चुकी है। डायबिटीज़ क्यों होता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो निकलता कहाँ से है, तो पेनक्रियाज की लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है। पूछा जाता है ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है, तो ग्लूकागॉन भी पेनक्रियाज की लैंगरहैंस की अल्फा सेल से निकलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर ग्लूकागॉन की कमी हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया। ये चीज़ें हम लोग, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपर क्या होता है, किस हार्मोन से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, कमी से किसकी अधिकता से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ये ऑलरेडी हमारी क्लासें हो चुकी हैं। तो एक बार आप लोग उनसे रिवाइज कर सकते हैं। आई होप थेरेपेटिक डाइट आप समझ गए होंगे। थेरेपेटिक डाइट क्या होती है, वन लाइनर में समझ सकते हैं। थेरेपेटिक डाइट ऐसी डाइट जिनसे हम आहार को अपनी डाइट में पोषक तत्वों को कम ज़्यादा करके रोगों को ठीक किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड थेरेपेटिक डाइट। काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग से आप क्या समझते हैं।
काउंसलिंग एक काउंसलर जो होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी जो व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे कुछ मनोचिकित्सक होते हैं, कुछ डाइट प्रॉब्लम होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं। जो काउंसलर होते हैं उनको उनकी समस्याएं बताकर चीज़ों को वो राय देकर ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मनुष्य की प्रॉब्लम को सुनकर समझकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। काउंसलिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, जीवन चक्र यानी पोषण क्या होता है। इम्पोर्टेंस जीवन चक्र यानी पोषण क्या होता है। पोषण सभी जीवन चरणों में आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो पोषण होता है वो हमारी जो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं जीवन यानी जन्म से क्या गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सब में पोषण जरूरी होता है। सभी अवस्थाओं में पोषण का होना जरूरी होता है। पोषण सभी जीवन चरणों में आवश्यक है ताकि स्वास्थ्य और विकास सही हो सके। अगर आपको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो चीज़ों को आप सही कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको आयरन डिफिशिएंसी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तो क्या होगा, जो होने वाला बच्चा होगा उसका विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास रुक जाता है। जीवन से लेके मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं में पोषण होना, न्यूट्रिएंट होना बहुत ज़रूरी है। पोषण सभी जीवन चरणों में आवश्यक है ताकि स्वस्थ और विकास सही हो सके। अगर आपको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट, बैलेंस डाइट, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी तो आप एक स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर हेल्दी रहेंगे तो आपका मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों होगा। जीवन चक्र में शरीर की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, यानी कि जीवन चक्र में क्या होता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। न्यूट्रिशन नीड चेंज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। जब भी आप हर अवस्था में, मैंने बताया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें क्या होगा, जो बेबी है तो उसको जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिएंट की अलग वैल्यू होगी, अलग नीड होगी। एक जो नॉर्मल लेडीज़ होगी उसकी अलग नीड होगी। हर अवस्थाओं में, हर एक एज में जो न्यूट्रिशन होती है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे वृद्धावस्था में क्या होता है, वृद्धावस्था में चीज़ें, जो टिश्यू रिपेयरिंग का काम जो होता है वो धीमा और कम हो जाता है। तो उस एज में हमें क्या होता है कि जैसे कार्बोज वाली चीज़ें हैं, फैट वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कम कर देनी चाहिए, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। हर एक एज में शरीर की आवश्यकताएं बदलती हैं और न्यूट्रिशन की वैल्यू बदल जाती है। न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी। गर्भावस्था और शिशुकाल का पोषण। गर्भावस्था में और शिशुकाल का पोषण कैसा होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो बेबी का जो विकास होता है वो ब्लड की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ब्लड हमने बताया था, जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बनता है, वो आयरन से बनता है। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो हीमोग्लोबिन होता है, हिम प्लस आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। तो आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड ये सारे मिनरल्स हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बॉडी में जो प्रेग्नेंट वुमेन है आयरन की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो ब्लड हीमोग्लोबिन जो बनेगा वो उसकी मात्रा घट जाती है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं। स्तनपान बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। स्तनपान बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उनको अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बेबी फीड कर रहा होता है उसको न्यूट्रिशन की अधिक ज़रूरत होती है। तो जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको उनके खाने में, जैसे विभिन्न प्रकार की दालें हैं, सब्जियां हैं, मौसम के फल हैं,
संतुलित एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। शिशु के लिए सही आहार प्रारंभिक विकास के लिए आवश्यक है। शिशु के लिए यानी कि शिशु जो है बेबी है, बेबी के लिए सही आहार प्रारंभिक विकास के लिए आवश्यक है। शिशु के लिए जो प्रारंभिक विकास उसका हो रहा होता है, यानी स्टार्टिंग में जो उसके विकास के लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। सही पोषण से शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित होता है। जब मैंने बताया कि जब आपको बैलेंस डाइट मिलेगी, संतुलित आहार मिलेगा, हर एक एज में, वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं का जो जीवन चक्र होता है, अवस्थाएं होती हैं, एज होती है, वेट होता है, उसके हिसाब से न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है। सही पोषण से शिशु का मानसिक और शारीरिक, जब शिशु को सही न्यूट्रिशन मिलेगा, एक बैलेंस डाइट मिलेगी, यानी पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उसका मानसिक और शारीरिक जो विकास होगा वो सुनिश्चित हो सकता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पोषण यानी न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेंस। बच्चों और किशोरों के समुचित विकास के लिए सही पोषण अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि बताया कि जो बच्चे हैं और जो किशोर हैं, क्योंकि किशोरों को क्या होता है कि अत्यधिक प्रोटीन और अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती, क्योंकि उनका विकास उस समय जो किशोर होते हैं चरम सीमा पर होता है। विकास बच्चों और किशोरों के लिए समुचित विकास के लिए सही पोषण अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन और कैल्शियम क्या होते हैं? प्रोटीन और कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जो प्रोटीन हमारा होता है, प्रोटीन की जब हमारी क्लास हुई थी, प्रोटीन और कैल्शियम की जो क्लासें हुई हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि प्रोटीन और कैल्शियम डिटेल में उसका एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रोटीन का काम मेन होता है टिश्यू रिपेयरिंग का काम करता है प्रोटीन। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। आयरन और विटामिन क्या होते हैं? आयरन और विटामिन, किशोरावस्था में आयरन और विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है, यानी कि जो किशोरावस्था होती है, विटामिन के, आयरन और विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन, हमारा बताया कि आयरन हीमोग्लोबिन का काम करता है, ब्लड का निर्माण करता है। जो आयरन होता है, हीमोग्लोबिन का भी मैंने बताया कि हीम प्लस प्रोटीन मिलके आयरन हीमोग्लोबिन बनता है। आयरन डिफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। तो किशोरावस्था में आयरन और विटामिन की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। स्वस्थ शिक्षा, हेल्दी एजुकेशन, एक हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वस्थ शिक्षा से बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित होती हैं। स्वस्थ एजुकेशन यानी हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आपको हेल्थ के बारे में, हेल्थ एजुकेशन पता होंगे, न्यूट्रिशन पता होंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू पता होगी, बैलेंस डाइट चीज़ें पता होंगी, थेरेपेटिक डाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप एक हेल्दी जीवन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। स्वस्थ जीवन से बच्चों की स्वस्थ आदतें विकसित होंगी, इसीलिए बच्चों को स्वस्थ शिक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। एडल्टहुड वाला आहार ज़रूरी है, यानी कि जो हार्ट डिजीज़ होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम होती हैं, जैसे फैट, हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में, हमने बताया कि जो फैट होता है, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा है, कोलेस्ट्रॉल हो गया। हमने बताया था कि अब जब अत्यधिक मात्रा में हमारी बॉडी में ग्लूकोज इकट्ठा हो गया, तो जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ संग्रहित होता है? पूछा गया क्वेश्चन है। जो अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। किस आयरन की उपस्थिति में ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन उपस्थित होता है? तो हमारा लीवर में होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है? ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन टूटने लगता है। ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन तो एनर्जी देगा नहीं, एनर्जी देने का काम ग्लूकोज का ही है, ग्लूकोज ही करेगा। तो जो अत्यधिक मात्रा में ग्लाइकोजन
हमारी बॉडी में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? तो लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी चाहे सो रही है, जग रही है, किसी भी अवस्था में है, वो अपने काम करती रहती है। तो जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी बॉडी में नहीं है। उस स्थिति में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लाइकोजन टूटने लगता है। ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है, ग्लाइकोजन एनर्जी नहीं देता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है किस मिनरल्स की उपस्थिति में, यानी किस तत्व की उपस्थिति में? तो कैल्शियम है, आयोडीन है, इनकी उपस्थिति में, आयोडीन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे? लीवर में। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आयोडीन होता है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होता है? तो आयोडाइड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? आयोडाइड फॉर्म में होता है। तो एक जो स्वस्थ है, जो हृदय है, हृदय स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है कि आप फैट वाली चीज़ें कम खाएं, जो जैसे 40+ जो हो जाते हैं, 40+ की बाद चीज़ों को, जैसे मीठा कम खाना है, नमक कम खाएं, ऑयली वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस एज में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो धीमा होने लगता है। तो अगर आपको हृदय को स्वस्थ रखना है तो कौन सी चीज़ें कम कर देनी चाहिए? फैट वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए, नमक कम कर देना चाहिए। नमक अधिक लेने से क्या होता है? नमक अगर आप अत्यधिक मात्रा में नमक कब नहीं खाना चाहिए? जब आपको हाइपरटेंशन है, बीपी हाई रहता है, तब आपको अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हड्डियों की मजबूती, बोन स्ट्रेंथ, विटामिन डी और कैल्शियम में हड्डियां मजबूत रहती हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, पूछा गया क्वेश्चन है, जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बोन्स में और दांतों में, यानी हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। चिकित्सीय आहार परामर्श का परिचय। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू थेरेपेटिक डाइट काउंसलिंग। जो डाइट काउंसलिंग होते हैं उनका काम क्या होता है? जो रोगी होते हैं, जो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो जो काउंसलर होते हैं उनके पास जाते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन जो बातें उनसे पर्सनली कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वो सारी चीज़ें काउंसलर जो होता है वो सीक्रेट रखते हैं। ये सारी बातें सार्वजनिक नहीं होती हैं। जो काउंसलर होते हैं ये सारी बातें सीक्रेट होती हैं। जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, वो काउंसलर से ही डिस्कस करेगा ये सारी चीज़ें। जो चिकित्सीय आहार विभिन्न बीमारियों में उपचार का हिस्सा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मधुमेह है, डायबिटीज़ में कम शक्कर वाला आहार दिया जाता है। जैसे डायबिटीज़ में कम शक्कर यानी कम कार्बोज वाली चीज़ें दी जाती हैं डायबिटीज़ में। क्यों? क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में कार्बोज वाली चीज़ें लेंगे, अत्यधिक मात्रा में कार्बोज वाली चीज़ें सेवन करेंगे, तो कार्बोज ग्लूकोज बनाता है। कार्बोज से एनर्जी, हमें तुरंत एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज हमारा तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज इकट्ठा हो गया है तो वो क्या करता है? ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, यानी ब्लड में उसका शुगर का लेवल बढ़ जाता है। उस स्थिति में क्या होगा? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। किस हार्मोन की कमी से हो जाती है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है? तो ग्लूकागॉन लैंगरहैंस की पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की अल्फा सेल से निकलता है। पूछा गया है, जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया किसकी कमी से होता है? किस हार्मोन की, किस इंसुलिन की कमी, मतलब किस हार्मोन की कमी से होता है? तो जो हाइपोग्लाइसीमिया है और हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकागॉन की कमी से होता है। ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे आप समझ सकते हैं
जो डायबिटीज़ में कम शक्कर वाली यानी कम कार्बोज वाली चीज़ें दी जानी चाहिए। आहार परामर्श से रोगी की जीवन शैली में सुधार आता है। जो आहार परामर्श होते हैं यानी जो काउंसलर होते हैं, काउंसलर से रोगी की जीवन शैली में सुधार आता है। जो काउंसलर होते हैं वो रोगी की परेशानी को सुनते हैं, समझते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन जो भी रोगी होता है वो जो काउंसलर से डिस्कस कर रहा होता है वो सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं और काउंसलर तक ही वो चीज़ें सीमित होती हैं। सारांश और आगे का रास्ता यानी समरी एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? पोषण का महत्व, न्यूट्रिशन मैटर्स, यानी कि पोषण का क्या महत्व है। जैसे मैंने बताया भी कि न्यूट्रिशन हर एक एज में, वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं में जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है। जैसे वृद्धावस्था में न्यूट्रिशन क्या होता है, वो कम होता है। न्यूट्रिशन क्योंकि उनकी जो टूट फूट की मरम्मत हैं, जो टिश्यू हैं, वो रिपेयरिंग का काम करना बंद कर देते हैं उस एज में, तो उस एज में कम ज़रूरत होती है। लेकिन जो एक किशोर हैं, किशोरावस्था में न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ जाती है। पोषण का महत्व, न्यूट्रिशन मैटर्स, जीवन चक्र के हर चरण में पोषण आवश्यक है, शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक। शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक जैसे कि न्यूट्रिशन की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। शिशु है उसको अलग न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, जो वृद्धावस्था है वो उसको अलग होगी। जो चिकित्सीय आहार होते हैं, थेरेपेटिक डाइट, थेरेपेटिक डाइट में क्या होता है? थेरेपेटिक डाइट चिकित्सीय आहार में मधुमेह है, हृदय रोग है जैसी बीमारियों का प्रबंधन बेहतर होता है। जैसे चिकित्सीय आहार जो होते हैं थेरेपेटिक डाइट जो डाइटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, डायबिटीज़ है, हृदय रोग है जैसी बीमारियां, जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस भी पढ़ा था, उसमें ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस भी आ जाता है। हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस है और हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये सब चीज़ों में डाइटिशियन जो होते हैं, डाइटिशियन के चिकित्सीय आहार से मधुमेह है, हृदय रोग जैसी बीमारियों का जो प्रबंधन होता है वो बेहतर होता है। डाइट प्लान करके आप डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है, यानी उनको बेहतर किया जा सकता है। जैसे मधुमेह में आप कार्बोज वाली चीज़ें कम कर सकते हैं, कार्बोज वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए, फैट वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए। कार्बोज सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो जड़ वाली सब्जियों में होता है। कार्बोज सबसे ज़्यादा किस में होता है? जड़ वाली सब्जियों में, जैसे शकरकंद हो गई, आलू हो गई, ये सब चीज़ों में कार्बोज की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होता है। तो कार्बोज वाली चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। हृदय रोगी के लिए नमक वाली चीज़ें और जो मिठाई होती है ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जैसी बीमारियों के लिए आप डाइटिशियन परामर्श ले सकते हैं, यानी थेरेपेटिक डाइट ले सकते हैं। आहार परामर्श, डाइट काउंसलिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया क्या होता है, सही आहार परामर्श से रोगी की जीवन शैली में सुधार आता है और स्वस्थ जीवन संभव है। जैसे कि डाइट काउंसलिंग क्या होता है, जैसे कि आपको सही आहार के बारे में चीज़ें पता हैं, आपको ये पता है कि आपको किस एज में क्या चीज़ें खानी है, किस एज में क्या चीज़ें नहीं खानी है और किस बीमारी में कौन सी चीज़ें खानी है, नहीं खानी, किनको बंद करना है, किनको लागू करना है। ये सारी चीज़ों की अगर आपको जानकारी होगी, आपको चीज़ें पता होंगी, तो आप उस चीज़ों को कम ज़्यादा करके अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आई होप आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम लोगों ने लाइफ साइकिल है, न्यूट्रिशन क्या होता है, थेरेपेटिक डाइट क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। वन लाइनर में चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे लाइफ साइकिल होता है जीवन से लेके हमारा वृद्धावस्था तक चीज़ों को समझना। लाइफ साइकिल, न्यूट्रिशन जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारे पूरे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, जल है, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं
जिनकी हमारी बॉडी को अत्यधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में कम ज़रूरत होती है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में भी कुछ माइक्रो और कुछ माइक्रो होते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों की क्लासें हो चुकी हैं, तो आप एक बार क्लास ज़रूर देख लीजिए। थेरेपेटिक डाइट हम लोगों ने समझा। थेरेपेटिक डाइट क्या होती है? जैसे जो डाइटिशियन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, वो आपकी जो डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम हैं, उन पे सुधार करके, यानी खान पान आहार द्वारा सुधार करके उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। एग्जाम्पल तौर पे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये सारी चीज़ों को जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, वो जो काउंसलिंग होते हैं, जो थेरेपेटिक डाइट होते हैं, वो चीज़ों को, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन में क्या होगा? नमक वाली चीज़ें कम, मिठाई वाली चीज़ें कम। शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आपको क्या होगा? कार्बोज वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए। काउंसलिंग हमने समझा। काउंसलर जो होते हैं, काउंसलर ऐसे होते हैं जो रोगी होता है, रोगी अपनी बातों को काउंसलर से बताता है, समझाता है कि ये प्रॉब्लम है, तो काउंसलर उन प्रॉब्लम को दूर करता है। ये सारी चीज़ें आई होप आज की चीज़ें आप समझ गए होंगे। थेरेपेटिक डाइट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको एक बार आप रिवाइज़ करिए। जो प्रेगनेंसी वुमेन हैं, लैक्टिक वुमेन हैं, हर एक एज में कौन सी विटामिन की कितनी ज़रूरत होती है, ऑलरेडी इसकी क्लास हमारी हो चुकी हैं कि किस एज में कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हर एक एज में न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाती है, किसी में ज़्यादा हो जाती है। आपको कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आप शारीरिक समस्या से परेशान हैं, तो उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम और ज़्यादा हो जाती है, बॉडी वेट के अनुसार, बॉडी एज के अनुसार और आपकी बीमारी के अनुसार। तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन जो एजुकेशन है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बाल अवस्था और किशोरावस्था का पोषण, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बाल अवस्था में क्या होना चाहिए, किशोरावस्था का पोषण। बाल अवस्था और किशोरावस्था में, क्योंकि जो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास इस एज में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस एज में सबसे ज़्यादा मानसिक विकास और शारीरिक विकास होता है, किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में होता है। तो किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में क्या होता है? टिश्यू रिपेयरिंग का काम तेज़ी से हो रहा होता है। उस एज में हमें जैसे प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ों की जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ाकर देना चाहिए। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि संतुलित आहार से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। क्यों? क्योंकि जो संतुलित आपकी बैलेंस डाइट होगी, अगर आपकी बैलेंस डाइट होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो सकेगा। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। प्रोटीन, कैल्शियम, ऑलरेडी हम लोगों की प्रोटीन और कैल्शियम की क्लास हो चुकी है, तो एक बार आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आयरन, विटामिन, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इनकी क्लासों में जो आयरन और विटामिन की क्लासें हुई हैं, उन पे इनका एक्सप्लेन किया गया है। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। हमें पूछा जाता है कि किस एज में, पूछा गया क्वेश्चन है कि किस एज में न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एज में न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस एज में न्यूट्रिशन की वैल्यू घट जाती है, तो किस एज में घट जाती है? वृद्धावस्था में घट जाती है। आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसमें एग्जाम्पल तौर पे दिया भी हुआ है कि मधुमेह में आहार योजना, जैसे सुबह दलिया खाएं, इसमें एक डाइट प्लान बनाया गया है। जो काउंसलर होते हैं, जो काउंसलिंग होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, वो आपको अपने आहार में सुधार करके चीज़ों को बताते हैं, ताकि आप अपने आहार में सुधार करके चीज़ों को सही कर सकते हैं, अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है कि आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, कैसी डाइट आपको लेनी चाहिए डायबिटीज़ में। तो दिया हुआ है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में, मधुमेह में आहार योजना, सुबह आप दलिया खाएं, दलिया प्लस दही ले सकते हैं। डायबिटीज़ मील प्लान क्या हो सकता है? मॉर्निंग का ओट्स खाएं, दोपहर में दाल, सब्जी, रोटी खाएं, ग्रीन वेजिटेबल शामिल करें, चपाती खाएं।
हल्का सूप पिएं, रात में हल्का सूप पिएं, सलाद खाएं, ये सारी चीज़ें। डिनर में क्या है, डिनर में लाइट सूप, सलाद। डायबिटीज़ पेशेंट को नाइट में हैवी आहार नहीं लेना चाहिए, चाहे डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित हो या हाइपरटेंशन का हो, तो उसको रात में हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, यानी अपने आहार में रात में हैवी डाइट शामिल नहीं करना चाहिए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो जैसे मैंने बताया कि पूछा जाता क्वेश्चन है कि किस एज में न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाती है, तो किस एज में घट जाती है, वृद्धावस्था में, और किस एज में बढ़ जाती है, तो किशोरावस्था में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। आई होप आज की चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी एज को तूफान की अवस्था कहा जाता है, कौन सी अवस्था है जिसको तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो किशोर अवस्था को। आप याद रखिए एक लाइन में कि किस एज को तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होगी। ये सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं इनको एक बार आप समझ लीजिए। किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी और वाईटी में भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, समझ में आई हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोगों का जो नया बैच है स्टार्ट हो रहा है, नए टॉपिक, हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी ये जो हमारी यूनिट चल रही थी, ये फूड एंड सर्विस मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन डाइटिक्स की चल रही थी। 2 यूनिट को हम एक साथ लेके चल रहे थे। क्यों? क्योंकि एक यूनिट पढ़ के बोरिंग ना लगे, तो 2 यूनिट को हम मिला जुला के पढ़ रहे थे। आई होप इसकी क्लासें हो चुकी हैं, काफ़ी हो चुकी है, सिलेबस भी हमारा काफ़ी कवर हो चुका है। लेकिन जो कुछ सिलेबस रह गया है वो हम PYQ के थ्रू PYQ सॉल्व करेंगे, और जो सिलेबस थोड़ा बहुत बचा है उसको 1-2 क्लासें लेके ख़त्म करके हम नई यूनिट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। एकदम जीरो से लेके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो आप एक बार जुड़ना मत भूलिए। जय की क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपनी एनर्जी बनाए रखिए, पढ़ाई जारी रखिए और कंटिन्यू रखिए पढ़ाई। PYQ ज़रूर सॉल्व करिए, डेली सॉल्व करिए PYQ, भले चाहे आप 4 से 5 करें, पर डेली सॉल्व करिए PYQ जो सॉल्व करिए, वो जो 4 ऑप्शन आते हैं मिलाने के लिए, मैचिंग के लिए, उस चारों ऑप्शन को आपको देखना है। वो चारों ऑप्शन को आप क्लियर होने चाहिए, तो एक क्वेश्चन में आपके 4-4 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।